संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट में गाजा को धरती पर सबसे बड़ा मानवीय मलबा क्षेत्र बताया है। आपको बता रहे हैं कि यूएनडीपी, WHO और UNRWE के अक्टूबर 2025 की समेकित रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की सैन्य कार्रवाई ने गाजा पट्टी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि पिछले 2 वर्षों में इजरायल ने गाजा पर करीब 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए। यहाँ 13 परमाणु बमों के संयुक्त असर के बराबर है। ये विस्फोटक ने गाजा को सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि बारूद में झुलसा मानव त्रास का प्रतीक में बदल दिया है। यूएन की रिपोर्ट ये बताती है कि 1.52 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 43,000 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं या फिर लापता हैं। 3.72 लाख से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों में 423 स्वास्थ्यकर्मी, 170 से ज्यादा पत्रकार और 247 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र राहत कर्मी शामिल हैं, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए हमले का शिकार बने। इन आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय हानि बताया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक 1,05,800 से अधिक इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हर 10 में से 8 इमारतें खंडर बन गई हैं। 95% बहुमंजिला इमारतें जमींदोज है, जिससे गाजा अब मानव निवास के लिए अयोग्य क्षेत्र बन चुका है। बता रहे हैं आपको कि करीब 90% से आबादी के घर या तो ढह चुके हैं या फिर रहने लायक बचे ही नहीं हैं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल और मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। यूएनडीपी और विश्व बैंक के साझा सर्वेक्षण के अनुसार गाजा में अब तक 6 करोड़ टन से अधिक मलबा फैला हुआ है, जो सीरिया के अलेप्पो युद्ध में हुए कुल विनाश में 3 गुना अधिक साफ तौर पर करार दिया गया है। आपको बता दें कि यूएनडीपी के इंजीनियरिंग विभाग ने आकलन किया है कि इस मलबे को हटाने में 12 से 15 साल लग सकते हैं। इसके लिए अनुमानित लगभग $24,000 लगभग करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जो फिलिस्तीन की वार्षिक जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि मौजूदा संसाधनों और सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्निर्माण फिलहाल संभव है ही नहीं। गाजा में तबाही के बीच हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध विराम के तहत हमास ने इजरायल के 20 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। इसके बाद इजरायल में जश्न का माहौल है, लेकिन ये शांति केवल शुरुआत है। इजरायल अभी भी वेस्ट बैंक में नई कॉलोनियां बसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास ने चेतावनी दी है कि ऐसा हुआ तो ये दोबारा संघर्ष शुरू हो जाएगा। हमास ने दावा किया है कि उसने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया। इस सौदे को लेकर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों समाजों में विभाजित राय है। संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि जब तक दोनों पक्ष स्थायी समाधान और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर सहमत नहीं होते, तब तक गाजा में वास्तविक शांति संभव है ही नहीं। यूएन महासचिव ने कहा कि गाजा भूगोल नहीं बल्कि मानवता के टूटे वादों का आईना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे तत्काल पुनर्निर्माण सहायता दें और इजरायल को नागरिक क्षेत्रों में बमबारी रोकने के लिए बाध्य कर दे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मौजूदा स्थिति ऐसे ही बनी रही तो गाजा को एक बार बसाने में काफी दिक्कत आएगी। गाजा फिलहाल सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि दुनिया के लिए चेतावनी है कि राजनीतिक जिद और सैन्य प्रतिशोध का परिणाम कितना भयावह हो सकता है, वो इसका जीता जागता सबूत भी है। अब जानकारी अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी से दिल्ली में मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री को अवगत कराया कि अफगानिस्तान में उनकी जमीन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था के साथ साथ मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि अफगानिस्तान में उनकी आबादी लगातार घटी है, उनकी धार्मिक सामाजिक पहचान खतरे में है। उन्होंने भारत में सुरक्षा और पुनर्वास में सहयोग की गुहार लगाई। इस मुलाकात का सीधा असर यह हुआ कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। सुदर्शन न्यूज ने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में अफगानिस्तान से पलायन हुए हिंदू सिखों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। यही कारण है कि प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात और उनकी समस्याओं पर चर्चा संभव हो पाई। इस प्रकार अफगान हिंदू सिख समुदाय की आवाज को न केवल सुनवाई मिली बल्कि इसे राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से व्यापक ध्यान भी मिला, जिससे उनके पुनर्वास और सुरक्षा के मुद्दे पर नई पहल की संभावना भी बढ़ी। जब तालिबान ने अफगानिस्तान से हिंदू सिख समुदाय को खदेड़ा, मंदिरों को उजाड़ा, बुद्ध की मूर्तियों को ध्वस्त किया, क्या ऐसी हिंसा भारत में पैर पसारने की ताक में है? मैं आज ये सवाल नहीं पूछता मदनी जवाब दे, बल्कि पूछता हूं कि क्या मदनी तुम जवाब दोगे? भारत की धरती पर इस यात्रा को कैसे जायज ठहराओगे? मित्रों, आज कई लोग मेरे
मेरे ऊपर मजाकिया कमेंट करेगा, अरे वो तो जाके आ गए। आज मैं कई प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा, साथ में भी बताऊंगा कि हमारे कार्यक्रम का परिणाम रहा कि वहां पर वो सारे छात्रों के सामने संबोधित करने का कार्यक्रम उनको कैंसिल करना पड़ा और 6 घंटे की यात्रा 3 घंटे में कट करके वापस आए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया खूनी संघर्ष ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। तालिबान ने इस जंग को अफगानों की जीत बताते हुए खुद को विजेता घोषित किया, जबकि पाकिस्तान इसे आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई बता रहा है। आपको बता रहे हैं कि इस पर झड़प ने दोनों देश, जो कि पड़ोसी देश है, उनके बीच रिश्ते एक बार फिर से तल्ख कर दिए हैं। 11 से 12 अक्टूबर 2025 की रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भीषण गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज साफ तौर पर सुनी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जबकि तालिबान सरकार ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक बता दिया। इसके बाद अफगान तालिबान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया। इस भीषण मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों सैनिकों की जानें गईं। पाकिस्तान ने कहा कि उसके 23 सैनिक शहीद हुए, जबकि 200 तालिबान मारे गए। आपको बता दें कि तालिबान ने यह दावा किया है कि उन्होंने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया। इस खूनी टकराव के बाद अफगानिस्तान के कई शहरों काबुल, खोस्त, नांगरहार, पख्तिया और पंजशीर में तालिबान समर्थकों ने जश्न भी मनाया। सड़कों पर लोग अफगानिस्तान की बहादुरी के नारे लगाते देखे गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों से जब्त किए गए हथियार दिखाते नजर आए। अफगान डिफेंस के हैंडलर ने लिखा है कि ड्यूरंड रेखा पर पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की जीत का जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। कई अफगान नागरिकों ने खुलकर पाकिस्तान पर हमला बोला। आपको बता रहे हैं कि नांगरहार निवासी मोहम्मद नादिर ने कहा कि हमारी सीमाएं कई देशों से लगती हैं, पर सिर्फ पाकिस्तानी समस्याओं का कारण है। कुनार निवासी दाऊद खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया होता तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी ही नहीं पड़ती। कुनार के कबियाली बुजुर्ग तोवास खान की तरफ से चेतावनी दी गई। अफगानिस्तान साम्राज्य का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान को हमारे इतिहास से सबक लेना ही चाहिए। अफगानिस्तान के कई कबियली नेताओं ने भी तालिबान के समर्थन में अपने बयान जारी किए। पाकिस्तान का हवाई हमला इस्लामिक अमीरात की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। पख्तिया निवासी मुस्लिम हैदरी ने कहा कि हम अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी क्यों ना पड़ जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने रुख को सही ठहराते हुए कहा कि उसके हवाई हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर हुए थे। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि अफगानिस्तान में छिपे आतंकी उसके सैनिकों पर हमला करते हैं। इन्हीं ठिकानों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान ने यदि सीमा पार आतंकियों को पनाह नहीं दी तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हम पाकिस्तान की दादागिरी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी सीमा और हवाई क्षेत्र की रक्षा हमारा अधिकार है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अफगान सेना और तालिबान लड़ाके अब डूरंड रेखा के पास पूर्ण नियंत्रण में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव नई दिशा में है। दोनों देशों के बीच ये विवाद दशकों पुराना है, खासकर डूरंड रेखा को लेकर, जिसे पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसे अस्वीकार करता आया है। ये विदेश आपको बता दें कि मामले लगातार बढ़ते नजर आए हैं और ये विवाद ब्रिटिश राज्य के समय 1893 में खींची गई सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पश्तून इलाकों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस बीच दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हुआ, सीमाएं बंद हुई। सीमा पार से गोला बारूद और सैन्य गतिविधियां अब भी जारी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये झड़पें दक्षिण एशिया में नई अस्थिरता को संकेत देती हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। तालिबान को घरेलू समर्थन बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी युद्ध की जरूरत है। स्थिति ऐसी है कि अफगानिस्तान के कई शहरों में लोग इसे अफगानों की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इसे साजिश हमला कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों की तरफ से अपील कर रहा है कि संयम बरतें और इस मामले को ठंडे बस्ते में डालें। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि इस सीमा पर तोप अभी भी गरज रही हैं और ये बिरादर देशों की जंग अब एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। अब आगे बढ़ लेते हैं और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। आपको बता रहे हैं जहां पर विस्तार से एक और जानकारी जो है वो यहां पर लगातार सामने आ रही है। अब जानकारी मंगोलिया से है। मंगोलिया के राष्ट्रपति 6 साल बाद भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मंगलवार 14 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह यात्रा भारत मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के
70 वर्षों और सामरिक संबंधों के 10 वर्षों की उपलब्धि को भी रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का भारत आना एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। मोदी जी ने बताया कि भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ा है। इस साझेदारी के तहत भारत ने मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, जो उनके प्रशिक्षण और सामरिक क्षमताओं को सशक्त बनाएंगे। द्विपक्षीय बैठक में दोनों ट्रेनों और दोनों अलग अलग चीजों को लेकर समझौते कर रहे हैं। दोनों देशों ने कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो व्यापार, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह दौरा भारत मंगोलिया संबंधों को एक नई दिशा जरूर तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता में साझा किए कि दोनों देश अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने एक संयुक्त पोस्टल स्टैंप जारी किए, जो उनकी साझा विरासत, विविधता और लंबे समय से चले आ रहे सभ्य संबंधों का प्रतीक है। मोदी जी ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा और सहयोग लगातार बढ़ा है। दोनों देशों के सामरिक रिश्तों की पुष्टि करता है और भविष्य में नई सहयोग की संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि मंगोलिया भारत के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में गहरे संबंध बनाने पर जोर दिया। इस यात्रा के दौरान भारत और मंगोलिया के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दोनों नेताओं ने यह भी साझा किया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग में नई पहल की जाएगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत भी करेगी। इस प्रकार मंगोलिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती देगी। ये दौरा न केवल राजनयिक और सामरिक साझेदारी का प्रतीक है, बल्कि भारत मंगोलिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे विश्वास और सहयोग की गारंटी भी देता है। पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैंप जारी किया है, जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। साथियों, आज हमारी मुलाकात की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण से हुई। राष्ट्रपति हुरलसुग ने अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पर जो वटवृक्ष लगाया है, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी गहरी मित्रता और पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। फ्रेंड्स, 10 साल पहले मेरी मंगोलिया यात्रा के दौरान हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले एक दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है।